नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी सियासी जंग, आपका खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। आज बड़ी बहस में बात करेंगे सदन में योगी शेर, विपक्ष हुआ ढेर। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल भाषण नहीं हुआ, आज लखनऊ के सदन में चुनावी शंखनाद हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो आईना दिखाया है जिसे देखकर शायद विपक्ष अपनी नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के पटल से एक नहीं बल्कि दो बड़े प्रहार किए हैं। पहला प्रहार कलंक पर और दूसरा संस्कृति पर। मुख्यमंत्री ने मिर्जा गालिब के उस मशहूर शेर का भी जिक्र किया कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये शेर नहीं था, ये समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर सीधा प्रहार था। योगी ने साफ कह दिया कि यूपी बीमारू नहीं रहा, यूपी अब विकास का इंजन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष को यह चमकता हुआ आईना पसंद नहीं आ रहा? आज बड़ी बहस में सीएम की 4 बड़ी बातें करेंगे। पहला, उपद्रव प्रदेश बनाम उत्सव प्रदेश, यानी योगी की ललकार 2017 से पहले गुंडे चलाते थे सरकार, अब अपराधी मांग रहे हैं जान की भीख। दूसरा, वंदे मातरम पर संग्राम, मुख्यमंत्री का सीधा वार, जो वंदे मातरम का विरोध करे उसे हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं। तीसरा, कब्र पर फातिहा बनाम आस्था, बाबर की कब्र पर सजदा मंजूर लेकिन राष्ट्रगीत से परहेज क्यों? सीएम ने विपक्ष से तीखा सवाल किया। चौथा, मातृशक्ति का सम्मान, महिला सशक्तिकरण पर जीरो टॉलरेंस, क्या अब यूपी में भय का भूत खत्म हो गया है? आज बहस इस बात पर नहीं है कि सड़क कितनी बनी है या अस्पताल कितने खुले हैं। आज बहस उस सोच पर है जिसने यूपी को दशकों तक पीछे धकेला था। विपक्ष से सवाल, अगर 21 करोड़ लोग माघ मेले में आ रहे हैं तो क्या ये सुशासन की जीत नहीं है? तो वहीं सत्ता पक्ष से सवाल, देश छोड़ने की बात कहकर क्या आप लोकतंत्र में विरोध की आवाज को किनारे कर रहे हैं? आज मेहमान मौजूद हैं। आज चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आज दलीलों से और तर्कों से जवाब देना होगा, क्योंकि आज आईना सामने है और धूल चेहरे पर है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाते हैं। बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम दिए जा सकते हैं। और वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, आज यह ट्रिपल टी का एक प्रतीक बना है। ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का गाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल यहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थी और कार्यक्रम के बारे में ऐसा नहीं कि अचानक कार्यक्रम थोपा गया हो। दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर चर्चा होती है कि आगे का हमारा बिजनेस क्या होगा। उस सब के बावजूद
संवेद सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल का जो आचरण था वह न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख का अपमान था बल्कि मातृशक्ति का भी एक अपमान था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं। और तो आज की इस बड़ी बहस के बड़े कुछ सवाल भी हैं। सदन में योगी का दम, विपक्ष की बोलती बंद, बाबर की कब्र पर सजदा मंजूर, राष्ट्रगीत से परहेज क्यों, राष्ट्रगीत का विरोध आस्था या फिर सियासत, क्या विपक्ष को चमकता आईना पसंद नहीं आ रहा, सदन में शोर मचाना मातृशक्ति का अपमान नहीं है। तो ये कुछ बड़े सवाल भी हैं जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे समझेंगे इन पूरे 4 विषयों को कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, वंदे मातरम पर लोगों को इतना ऐतराज क्यों है। ये तमाम सवाल होंगे और एक एक करके हम इन तमाम सवालों के जवाब विपक्ष से लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सवाल सत्ता पक्ष से भी होंगे, क्योंकि जब सरकार उनकी है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही भी उन्हीं की है। तो राष्ट्रगीत का विरोध आस्था या फिर इसके अलावा क्या विपक्ष को चमकता आईना पसंद नहीं आ रहा, सदन में शोर मचाना मातृशक्ति का अपमान नहीं। बाबर की कब्र पर सजदा मंजूर, राष्ट्रगीत से परहेज क्यों। और चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। अंशु अवस्थी जी आपका भी बहुत स्वागत। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत। और भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। भानु जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी केएन पांडे हमारे साथ लखनऊ से सीधे लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले केएन पांडे मैं आपका ही रुख करूंगी, उसके बाद मेहमानों से सवाल होंगे। सदन में जिस तरह से ये शेरो शायरी चल रही है, अखिलेश यादव को जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, लगातार वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। जब ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है, उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो बीमारू राज्य था, लेकिन अब हमने उसको डेवलप कर दिया है। जी पूर्वा जी, आज जो है जो समय सदन चला उसमें मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे काफ़ी लगभग 2 घंटे तक उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी। और शुरुआत जो उन्होंने की, सबसे पहले जो समय सदन में 92 जो माननीय विधायकगण थे मौजूद थे, उनके सामने उनके उपस्थिति पर उनके जो सार्थक चर्चा हुई उस पर उन्होंने उसके एक तरीके से शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद कहा। वहीं साथ ही साथ ये सवाल भी उठाए जिस तरीके से मातृशक्ति का अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो एक तरीके से विजन डॉक्यूमेंट होता है और साल के शुरुआत में ही इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और उसके दौरान इस तरीके से विपक्षी दलों ने एक तरीके से देखा जाए जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाया वो एक तरीके से देखा जाए तो मातृशक्ति का एक तरीके से अपमान है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश की जो पहले स्थिति थी वो बीमारू राज्य के रूप में था, अब आज की डेट में वो एक तरीके से देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, वो ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है। पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो जो उत्तर प्रदेश में 19% के आसपास जो बेरोजगारी दर थी वो आज घट करके 2.7 के आसपास पहुँच गई। तो उन्होंने एक तरीके से बताने
दिखाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश जो है विकास के पहिए पे लगातार आगे हुए बढ़ता हुआ जी। चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो जीडीपी थी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा हुआ करता था वो पहले जो था 8 पॉइंट के आसपास था, वो 9.5 के आसपास पहुंच गया। तो हाँ। लगातार उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है और कानून व्यवस्था ठीक की है। स्थिति जो है काफी सुधरी है। आज बहन बेटियां और व्यापारी जो है वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार लोग इन्वेस्ट करते हुए के लिए एक तरीके से आतुर दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश का जो एक तरीके से देखा गया है वो ग्रोथ इंजन लगातार आगे बढ़ रहा है, आगे ये बढ़ता ही रहेगा। हालांकि इसमें जो है उन्होंने एक बात और कही कि इस पे लगातार जो विपक्षी दल है उसमें बाधक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बाधा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और उत्तर प्रदेश का जो विजन है वो लगातार उस पर जो है भाजपा सरकार या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है आगे काम करती रहेगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जी पूर्वा बिल्कुल जी। किरण पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। अब सबसे पहले सवालों की शुरुआत भानु प्रताप सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत बखूबी तरीके से आपने सदन की इस पूरी कार्रवाई को देखा होगा, विश्लेषण किया होगा। पहले अगर हम इस मुद्दे पर चले कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, अब वो इमेज ऑफ इंजन बनता जा रहा है, इंजन ऑफ ग्रोथ बनता जा रहा है, क्या इस तरह से देखना सही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीमारू राज्य वाला जो एक टैग उत्तर प्रदेश को दिया गया था, अब वो इंजन ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है? देखिए, अगर ये कहना कहीं भी गलत नहीं हुआ कि अगर यूपी जो पहले बीमारू राज्य में हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें कोई गलत नहीं हुआ। 2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आए भानु प्रताप सिंह जी, मैं बहुत माफी के साथ सर आपको बीच में रोक रही हूँ, आपकी आवाज काफी ज्यादा ब्रेक होके आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं पीसीआर से कहूंगी एक बार इसको सॉर्ट आउट करें, उसके बाद फिर भानु जी को दोबारा जोड़े। ठीक है, सवाल अतुल यादव जी से है अब यहाँ पे। अतुल यादव जी, आप मानते हैं कि 2017 से पहले जो सरकार थी वो समानांतर चलती थी, अब जो विकास है उत्तर प्रदेश में वो हो रहा है या दावा किया जा रहा है? अपूर्वा सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया है। मेरी आवाज आती है आपको? नहीं नहीं अतुल यादव जी, आपकी भी आवाज काफी ज्यादा ब्रेक होके आ रही है, मुझे लग रहा है ये टेक्निकल। तो देखिए, आज सदन में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे हैं, बरसे भी हैं विपक्ष पर, और साफ तौर पर उन्होंने 4 मुख्य मुद्दे उठाए हैं। उन 4 मुख्य मुद्दों को एक बार फिर से हम यहां आपको बता रहे। पहले तो उन्होंने शुरुआत देखिए अपनी भाषण की शेरो शायरी से की है। सहयोगी किरण पांडे का एक बार फिर से रुख करती हूँ, उसके बाद मेहमानों से सवाल होंगे। किरण पांडे, बहुत ही शायराना अंदाज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अपनी बातें रखी हैं। मिर्जा गालिब के शेर का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि विपक्ष को वाकई वो चमकता हुआ आईना चुभ रहा है? जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पे चल रहा है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो पहले जो बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश की वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, वो एक तरीके से देखा जाए कि दहाई अंकों में थी और वो अब एक तरीके से देखा जाए तो इकाई अंकों में पहुंच गई, 2.7 के आसपास पहुंच गई। तो ग्रोथ इंजन काफ़ी आगे बढ़ रहा है। पहले जो मैंने जैसा पहले भी बताया कि जीडीपी जो थी उत्तर प्रदेश का, जो जीडीपी में एक तरीके से सहयोग था, एक तरीके से जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले 8 पॉइंट के आसपास था, अब वो लगातार बढ़ता हुआ जो है वो लगभग दहाई अंकों की तरफ जा रहा है, 9.95 के आसपास पहुंच गया है। कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में या आगे आने वाले इस टाइम में ये दहाई अंक को पार कर लेगा। वहीं एक तरीके से देखा जाए सुशासन की स्थिति भी हुई है। जो पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रहती थी, खराब रहती थी, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है काफ़ी। जो महिलाएं हैं, चाहे वो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनकी स्थिति काफ़ी पहले से सुधरी है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी इसी वजह से, क्योंकि किसी भी राज्य का जो अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है तो लोग वहाँ पे सुगमता से रहते हैं और व्यापारी जो है वहाँ पे कारोबार करते हैं। लेकिन नहीं तो यहाँ पे पलायन की स्थिति होती रही है। जैसा कि पहले भी एक तरीके से कहा जाए कि जो मैनकाइंड के यहाँ पे
व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने जो है मेरठ से वो शिफ्ट कर दिया था दिल्ली की तरफ। अभी बीते दिनों यहाँ पे आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से हमको पलायन करके यहाँ से बाहर जाना पड़ा था। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से आज हम फिर सीएम के आगे उन्होंने इस बात को रखा था कि यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थिति काफ़ी, जैसा कि सरकार ने आज संयुक्त सदन में विकास की गति को बताने की कोशिश की कि काफ़ी स्थिति अच्छी सुधरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सालाना अंदाज में सबक ठीक है, सिखाने की बिल्कुल। कोशिश। किरण पांडे पे लौटूंगे आपके पास। हमारे सहयोगी किरण पांडे लगातार जवाब दे रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं कि सदन में किस तरह की जो स्थिति नजर आ रही है। किरण पांडे, वही सवाल यहाँ पर देखिए फिर से उठ रहा है। अभी बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश का और उसके बाद से ही विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर हो गया है। कई मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष कर रहा है। चूंकि विपक्ष है, सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन इस बार तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि साफ आईना विपक्ष को चुभ रहा है। वो सच्चाई देखना नहीं चाह रहे हैं, स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वंदे मातरम का भी जो मुद्दा है वो उठा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि ये आतंकियों की, माफियाओं की कब्र पर तो जाकर फातिहा पढ़ लेंगे, लेकिन अपने ही देश में रह के ये वंदे मातरम नहीं गा सकते। जहाँ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे अभी तक विपक्षी दल करते रहे हैं, वो जो आतंकवादियों के जहाँ जाकर के वो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ फातिहा पढ़ते थे, माफियाओं की कब्रों पे जाकर के फातिहा पढ़ते थे। लेकिन आज जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, उसको गाने से परहेज करते हैं। तो एक तरीके से उनको आईना दिखाने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने सालाना अंदाज में उसको एक तरीके से परिभाषित करने की भी कोशिश की है। और ये साफ तौर पे कहने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश सरकार जो पहले बीमारू राज के रूप में जाना जाता था, जहाँ के युवाओं की जो एक तरीके से देखा जाए वो अपना परिचय बताने के एक तरीके से शर्मसार होते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है। उसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ा है। उत्तर प्रदेश अब लगातार जो है वो ग्रोथ इंजन बन करके एक तरीके से देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि देश की सबसे बड़ी जो 3 इकोनॉमी है, वो स्टेट हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी जो है उसमें भी शामिल है। तो लगातार उत्तर प्रदेश एक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस जो एक तरीके से देखा जाए जो इस टारगेट को आगे आने वाले दिनों में वो जरूर अचीव करेगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं जो सपा सरकार में या पूर्ववर्ती सरकारों में जो खामियां रही हैं उनको भी उन्होंने सदन में गिनाने की कोशिश की और उसके हिसाब से उन्होंने घेरने की भी कोशिश की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इंसेफ्लाइटिस का हमने सफाया किया, माफियाओं का सफाया किया। बिल्कुल किरण पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। तो चलिए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में क्या कुछ कहा है, किस तरह से विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, और शेरो शायरी वाला जो अंदाज है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज नजर आया। बिटिया घबराती थी और व्यापारी कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी, और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हाँ यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम दिए जा सकते हैं। और वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, आज यह TTT का एक प्रतीक बना है। TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है,
ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल यहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थी और कार्यक्रम के बारे में ऐसा नहीं कि अचानक कार्यक्रम थोपा गया हो। दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर चर्चा होती है कि आगे का हमारा बिजनेस क्या होगा। उस सब के बावजूद संवेद सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल का जो आचरण था वह न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख का अपमान था बल्कि मातृशक्ति का भी एक अपमान था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में हमारे सहयोगी केएन पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केएन पांडे, देखिए एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब ये कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश में, किसी राज्य में जब बीजेपी की सरकार है तो वहां पर सुरक्षा एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है और वो चीजें ग्राउंड पर नजर आती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम इन चीजों को समझें तो वो सुरक्षा की जो गारंटी दी जाती है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ले, व्यापारियों की सुरक्षा की बात कर ले, जिसको लेकर लगातार सदन में भी हालांकि विपक्ष घेरता रहा है लेकिन सत्ता पक्ष ने बखूबी जवाब भी दिया है, पलटवार भी किया है। तो वो नारा क्या वाकई एक अनुभव के तौर पर लोगों ने महसूस किया है? यह लगातार जो देखने को मिलता है, लोग आज भी जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे जो तमाम एरिया है वो चाहे जो शहर का एरिया तो आइए, जो ग्रामीण एरिया भी है या उत्तर प्रदेश के पूरे और भी जनपद हैं, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो आज देर रात तक वो कहीं भी आ जा सकती हैं, वो जेवर पहन करके भी आ जा सकती हैं और किसी उनके आने जाने के दौरान कोई उनका परिजन हो या ना हो फिर भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं व्यापारी भी जो रहे हों, पहले एक तरीके से देखा जा रहा था कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर इतनी ज़्यादा खराब स्थिति में था कि व्यापारी यहाँ से पलायन करने को मजबूर होते थे, कोई यहाँ इन्वेस्ट करने को एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। लेकिन 2017 के बाद से देखा जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई है उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि स्थितियाँ लगातार बदली हैं। बहनों की जो स्थिति है, वो बच्चियों को जो स्थिति है, उनकी सुरक्षा एक तरीके से गारंटी देने की भी कोशिश की है योगी सरकार ने। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्यापारी यहाँ से डर के मारे पलायित होता था, अब वो व्यापारी यहाँ पे इंटरेस्ट शो करने लगा है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है या अपने कारोबार को बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी है उसको भी एक तरीके से बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है पिछले लगभग 9 सालों में जब से योगी सरकार आई है काफ़ी बेहतर हुआ है, ऐसा लोगों का भी कहना है, लोग भी महसूस कर रहे हैं और जो आम आवाम तो महसूस कर ही रहे, जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो भी इस
चीज़ को कहते आ रहे हैं और ये भरे मन से भी लोगों ने कहने की कोशिश की। वो भी सीएम योगी जी। की आदित्यनाथ के सामने भी लोगों ने कहा है, उसका जिक्र भी किया जैसा मैंने पहले भी बताया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है योगी शासनकाल में, और जिसका जो है एक तरीके से देखा जाए सभी लोग बेहतरी भी करते रहे, बड़ाई भी करते रहे, प्रशंसा भी करते हैं योगी सरकार की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी किसी प्रदेश का जब बेहतर होता है तो वहाँ की व्यवस्थाएं अपने आप ही सुधार की तरफ बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि जो अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है तो वहाँ की लोग जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वहाँ का इकोनॉमी बढ़ती है, और इकोनॉमी बढ़ती है तो चारों तरफ जो देखा जाए वो एक तरीके से देखा जी। जाए तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं आज बेहतर होती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस तरीके से हर चीज़ जो है वो लगातार पॉजिटिव वे में आगे की तरफ बढ़ती जाती है, जिसको योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश जो है वो देश का ठीक और है, उत्तर केएल प्रदेश पांडे का आपको बीच में रोक रही हूँ मैं। मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रुक करते हैं सभी मेहमानों का, बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का एक बार फिर से, लेकिन साथ ही साथ माफी भी मैं चाहूंगी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काफी देरी से हम सभी मेहमानों के साथ जुड़ पाए हैं। भानु प्रताप जी, सवाल की शुरुआत चूंकि आपसे ही थी, बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही थी, अब तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैं चाहूंगी आप पहले जवाब अपना कंप्लीट करें। इंजन ऑफ ग्रोथ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे आवाज आ रही है पूरा जी जी आपको जी अच्छे से? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी। तो पहले भी जो मैं कह रहा था आपकी बात के, आपके सवाल का जब जवाब दे रहा था, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज उत्तर प्रदेश 2017 से बाद का जो उत्तर प्रदेश है, वो पहले जो बीमारी राज्य में गिना जाता था, बीमारू राज्य कहते थे, वहां एक जिला एक माफिया इस तरीके से मशहूर था, और वहां पर लोग पलायन करने को मजबूर थे, जी वहां पर गुंडा राज था, इकोनॉमी ध्वस्त थी। तो उन चीजों का जीर्णोद्धार जो बिल्कुल कायापलट उत्तर प्रदेश के 2017 के बाद इन 8 सालों में हुई है, इस चीज से कोई भी आम जनमानस हो, नेता हो, आप जर्नलिस्ट लोग हो, पत्रकारिता वाले लोग हो, कोई भी व्यक्ति इस बात से नकार नहीं सकता। 2017 से पहले मैं आंकड़ों पे ही बात कर दूं, अभी अतुल जी जो सपा के प्रवक्ता आंकड़े गिना रहे थे कुछ, 17 से पहले प्रति व्यक्ति आय जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 16-17 में 50-52 हजार के बीच में थी, आज वो लगभग दुगनी हो गई है, जी 92-93 हजार के ऊपर आए हैं। और उत्सव का प्रदेश आप अभी अपने बता रहे थे, जब पांडे जी भी कर रहे थे, आप भी अपना जब इंट्रो कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश आज जब कुंभ का मेला, यहाँ पर कुंभ का आयोजन हुआ, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उसकी ना केवल इंटरनेशनल एजेंसीज ने सराहना करी, बल्कि इतने करोड़ों लोगों ने वहां आस्था के संगम में डुबकी लगाई, लेकिन वहां एक भी अव्यवस्था किसी ने कोई पाई नहीं, कोई इस पर कमी नहीं उठा पाया। उसका कारण क्या था? एक बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर सरकार, बेहतर मुखिया। जी तो 2017 के बाद निश्चित तौर से पहले आप ये देखिए कि हिंदुओं के इतने बड़े एक जो कार्यक्रम होता है आस्था का, उसका हाँ। चेयरमैन आजम खान होता था। तो 2017 के बाद से निश्चित रूप से आज जितने भी इकोनॉमी, आज टॉप 3 इकोनॉमीज में उत्तर प्रदेश आता है। कभी लोगों ने सोची भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमीज में आ सकता है। तो इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज देख लीजिए आप, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्रेसवे। भानु प्रताप जी, अभी अभी जिस तरह से बजट भी आया है, हम उस संदर्भ में भी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और यही एक बड़ी वजह होती है किसी भी राज्य के डेवलपमेंट को लेकर, किसी राज्य के डेवलपमेंट को लेकर, कि जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होता है तो निवेश वहां पर पहुंचते हैं, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो वहां पर पहुंचता है। भानु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल अब मेरा देवेंद्र प्रमुख जी से है, बीजेपी प्रवक्ता है। देवेंद्र प्रमुख जी, जिस तरह से लगातार हम बदलते हुए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देख रहे हैं, 2017 से पहले यूपी दंगा के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हर दिन, या ये कहे कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था जहां कोई दंगे नहीं होते थे, छोटे छोटे दंगे या फिर कोई बड़े दंगे, इस तरह के सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक दंगे नहीं होते थे, जो अब एनसीआरबी की अगर हम रिकॉर्ड की बात कर ले तो शून्य डेटा आया है कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। अपूर्वा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी जी आवाज अतुल मिल जी, रही है आपकी आपको? आवाज आ रही है, लेकिन सवाल अभी मैंने देवेंद्र जी से पूछ लिया है, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ अतुल जी। अपूर्वा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है देवेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि आप जो है कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपके क्वेश्चन के माध्यम से कई चीज कर निकल कर जो क्वेश्चन मुझसे डला है उसमें सवाल का जवाब भी है जी कि आप प्रत्यक्ष में कर रहे हैं सारी चीज। आप ही ने चीज कर दी है कि जीरो टॉलरेंस की हम बात करते थे उत्तर प्रदेश को, क्राइम को पहले डंके की चोट पर यही हम बोलते थे। फिर हमने दूसरा मकसद रखा है, लगभग हमें 8 से 9 वर्ष का जो ये कार्यकाल मिला, इसमें काफी चुनौतियां थी।
अब भानु प्रताप जी ने भी क्लियर कर दिया, प्रति व्यक्ति आय की जब बात करते हैं हम, ये एक बड़ा गहन पॉइंट है कि आप यहाँ आकर सारी चीजें क्वेश्चन आपके दफन हो जाते हैं। फिर हम किसान की बात करते हैं, जिन किसानों की हालत जो बात होती थी, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, किसानों की जो आय वो भी दोगुनी वाली जो बात करते थे वो भी प्रत्यक्ष में है। हमने किसानों को जो बजट में विशेष रूप से जो चीजें दी हैं उस पर चर्चा की है, और उस पर चर्चा करेंगे तो अब तो डिबेट घूम जाएगी, समय भी कम है। और दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाकर आप कर दिया, और देश में तो ये संख्या जो है 30 करोड़ के करीब लगभग अब जा रही है, जबकि ये 14, 15, 16 तक हुआ करती थी। तो हर चीज को दुगना करने का काम किया। आज 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब जगह जहां हमें क्वेश्चन उठते हैं उनका हम जवाब देते हैं, तथ्य के साथ आते हैं और बोलते हैं। विपक्ष डिबेट को हमेशा घुमा देता है हाँ। और उस चीज पर चर्चा करना चाहता है जिस चीज का मतलब डिबेट में कोई मतलब नहीं होता या मुद्दा नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसको लेकर भी अपना भाषण के दौरान सारी चीज क्लियर की हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो चर्चा की है, एक एक चीज जो है वो एविडेंस के साथ दी है, वो तथ्य के साथ बोला है। फिर भी विपक्ष जो है उसे त्रुटि काटनी। आप बजट पर बैठकर चर्चा कर लीजिए, एक एक पॉइंट वाइज चर्चा कर लीजिए, कौन सा बजट कहां दिया गया है। आज 9 लाख करोड़ प्लस का जो बजट है ये ऐतिहासिक बजट है। आज वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसमें एक एम्स नहीं हुआ करता था, जिसमें एक एयरपोर्ट के लिए उतरते, वहां 22 एयरपोर्ट, एशिया का एयरपोर्ट नंबर 1। जी देखिए, सत्ता पक्ष तो अपनी कार्य योजनाओं को, अपनी कार्य प्रणालियों को तो उपलब्धियों के तौर पर गिनाता ही है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह भी उठ जाता है ना कि विपक्ष उन चीजों को किस तरह से देख रहा है, उन चीजों में विपक्ष को कितनी कमियां नजर आ रही हैं। तो एक सवाल यहाँ अतुल यादव जी से भी मैं ले लेती हूँ। अतुल जी, क्या ये चीजें जो इस वक्त देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं या भानु प्रताप जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि हाँ वाकई 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, जो तकदीर है, वो बदलती हुई नजर आई है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, यानी वो विपक्ष को कह रहे हैं कि सब कुछ तो आपको दिखता रहा लेकिन फिर भी देख के आपने आंखें बंद की रही और आप आईना ही साफ करते रह गए। अपूर्वा सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है जस की तस बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादियों के द्वारा विकास किया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कुछ ऐसा कार्य नहीं किया गया जो दिखाई पड़े। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में धार्मिक कट्टरता बढ़ी, जातिगत कट्टरता बढ़ी, ये चीजें तो बढ़ी हैं, लेकिन अन्य विकास कार्य तो अवरुद्ध हुए। माननीय योगी जी की वजह से ही तो आपने देखा होगा एक बैंक कर्मी जो आपसी झगड़ा था उनके द्वारा किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। एक बैंक कर्मी जो आपसी वो था, तो यानी कि ये जाति जो कट्टरता आई कहां पे आई, ये उत्तर प्रदेश में आई। ये कौन नकार सकता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत धर्मगत कितनी कट्टरता आ गई है। विकास कहां होगा जब जातिगत धर्मगत कट्टरता होगी, वहां पर विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में जो आप देखेंगे कि जो वहां पर डॉक्टरों की कितनी कमी है। अगर हम शिक्षा की बात करें, सरकारी शिक्षा की ओर तो माननीय योगी जी के द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर हम एक बात करें किसानों की समस्या, उत्तर प्रदेश में खाद के लिए किसानों ने लाठियां खाई, ये कहां था? ये सब उत्तर प्रदेश में था। मार्च में 9 साल की सरकार जाएगी उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन अतुल यादव जी देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, जातिवाद इस तरह से बढ़ा है, देखिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी हमने देखा था कि एक क्षत्र यादवों का राज था, यादव लैंड बनता चला जा रहा था। उत्तर प्रदेश का कई ऐसा जिला था जो यादव लैंड के तौर पर नजर आ रहा था। एक क्षत्र राज हमने यादवों का भी देखा है। तो ये कहना मुझे लगता है गलत है कि धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, और यही चीज आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष है कि उसे स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, विपक्ष उसे उन चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। भानु प्रताप जी, मैं ये एक मिनट अपूर्वा सिंह जी, जो मार्च में 9 साल हो जाएंगे, सरकार को पूरे 9 साल हो जाएंगे, हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्या माननीय योगी जी के द्वारा जो अपना मैनिफेस्टो लाया था उसका कितना अनुपालन करा दिया? कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर भाषण में सिर्फ धार्मिक भाषण होता है। शिक्षा की बात माननीय योगी जी के द्वारा कभी नहीं की जाती है।
चिकित्सा की बात माननीय योगी जी के द्वारा कभी नहीं कही जाती है, और जो बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, किसान की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं, और अपनी मूलभूत समस्याएं जो उत्तर प्रदेश की हैं उन पर जो है पर्दा डालने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी की यानी माननीय योगी जी के द्वारा। जब माननीय योगी जी इन चीजों पर पर्दा डालेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे नजर आएगा? वो सिर्फ विपक्ष को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष ने अपना सार्थक प्रयास किया, हमने जमीनी मुद्दे जो है हमेशा सदन में उठाए, धरातल पे उठाए, सड़कों पे उठाए, हर जगह उठाए। माननीय योगी जी उन चीजों से भागते हैं। ठीक और है, कम अतुल से जी कम मैं आप आऊंगी आपके जाने पास। से तो आ रहा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। भानु प्रताप जी, अब एक मुद्दा यहाँ पर आज सदन में वंदे मातरम को लेकर भी उठा है, राष्ट्रगीत को लेकर भी ये मुद्दा उठा है, तो ये विवाद असल में वैचारिक संघर्ष है। जिस तरह से सीएम योगी ने कहा कि ये तो माफियाओं की कब्र पे जाके, आक्रांताओं की कब्र पे जाके ये फातिहा पढ़ लेंगे, लेकिन राष्ट्रगीत इनके जबान पे नहीं आएगी, वंदे मातरम गाने से ये परहेज करेंगे। जी, मैं अपूर्वा जी आपकी बात का जवाब दूंगा थोड़ी देर समय के बाद। पहले मैं अपने जो सपा के प्रवक्ता हैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। उन्होंने 2-3 बातें कही कि एक जातियों में बांटा जा रहा है, किसानों के बारे में बात कही, जाति का इन्होंने एक उदाहरण दिया। अभी हाल फिलहाल में जो एक वायरल वीडियो हो रहा था उसका, जाति और परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी का परिवार है। एक समय पे उनकी परिवार के 19 लोग देश में केंद्र या राज्य स्तर के पदों पर बैठे थे, पहली बात। दूसरी बात, इनके द्वारा चुने हुए लोगों की मैं आपको बात बताता हूं, आप सबको याद होगा, पत्रकारिता के बड़े स्तंभ है अनिल कुमार यादव, यूपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे। उनकी शिकायतों की बाढ़ थी और परिवारवाद, नेपोटिज्म और करप्शन का इतना बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा था कि उस अनिल कुमार यादव को हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। और उसके बाद बड़ी मान मुनव्वल के बाद बड़ी फटकार खाई सपा की सरकार ने, इनके मुखिया अखिलेश यादव ने, जब जाके वो अनिल कुमार यादव वहां से हटे थे। तो और कितने युवाओं का, कितने लोगों का यूपीएससी के चेयरमैन ने भविष्य बर्बाद करा था, इस बात का जवाब दे सपा के मेरे प्रवक्ता। पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात शांति सुनिए, नहीं बोलिए अतुल यादव जी, मेरी बात सुनिए। पहला तो अनिल कुमार यादव का जवाब दीजिए। अतुल यादव जी प्लीज सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। एक तो वैसे ही सर देखिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, प्लीज समझिए इन चीजों को। और दूसरा, किसानों की आज हम फरवरी में बैठे हैं, जिसका जवाब रुक जाइए अतुल यादव जी, रुक जाइए। और पीडीए जो नहीं जा रही है सर, आपकी आवाज नहीं जा रही है अतुल यादव जी, नहीं जा रही है आपकी आवाज, नहीं जा रही है आपकी आवाज। 2027 में समाजवादियों की सरकार आने जा रही है। आप मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का यह आपकी सरकार ने बुंदेलखंड पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फरवरी में अब समाजवादियों का बजट आएगा, 2027 में समाजवादी पार्टी का बजट अतुल आएगा। यादव जी क्या परेशानी है आपको? जातिवादी जो अतुल यादव जी, अतुल यादव जी क्या परेशानी है आपको? क्यों तिलमिला गए जातिवाद वाले शब्द को लेकर, क्यों परिवारवाद वाले शब्द पर इतना तिलमिला गए? रुक जाइए सर, रुक जाइए अतुल यादव जी, रुक जाइए। बीच में नहीं सर, बीच में इस तरह से इंटरप्ट मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने मत बांटा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर क्या, अरे अतुल यादव जी क्या परेशानी है आपको सर? गुजर नहीं है अतुल यादव जी, जातियां नहीं है। अतुल यादव जी सुनाई दे रहा है सर आपको? अतुल यादव जी सुनाई दे रहा है आपको? हिंदू जातियों में नहीं सर, इस तरह से मेरी चर्चा में नहीं चलेगा सर। एक तो वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, प्लीज 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 सर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माननीय योगी जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक कट्टरता आ रही है, इसके देन माननीय योगी जी हैं। योगी जी ने खत्म कर दिया, भाजपा ने खत्म करा है। अच्छा, स्क्रिप्ट आ गई होगी लग रहा है अतुल जी के पास। जातिगत जो कट्टरता आ रही है, इसकी देन अब जब तक उनकी स्क्रिप्ट खत्म नहीं होगी वो शांत नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। आप अभी किसानों के बड़े हित की बात कर रहे थे पूर्व जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं उनसे। बीच में सर आपको रोक रही हूँ, एक सवाल मुझे देवेंद्र जी से लेना है, उसके बाद मैं सीधा आपके पास आती हूँ। एक क्लोजिंग कमेंट सर मैं यहाँ पर आप लोगों से लूंगी। देवेंद्र प्रमुख जी, बार बार मुद्दा वंदे मातरम को लेकर भी उठाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खुद कहा है कि ये तो माफियाओं की कब्र पे जाके फतिहा पढ़ लेंगे, लेकिन वंदे मातरम गाने से इनको परेशानी है। अब जो ये वंदे मातरम वाला जो मुद्दा है, ये सीधा राष्ट्र भावना का विरोध नहीं है, तो उसको और क्या कहेंगे? देखिए अपूर्वा जी, जो चीज माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। और मैं कहता हूं, आपने अभी कहा था कि मुद्दे की जब बात आती है तो डिबेट में अगर मुद्दा हो विपक्ष के पास तभी तो बात करें। अब वो अपनी आवाज में दबाने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कहा था आपको, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े दिए थे, प्रभात जी भी दे रहे हैं, वो उससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? रही वंदे मातरम की बात, अगर हम वंदे मातरम की बात नहीं करेंगे
और रामकृष्ण का देश है, उनकी बात नहीं करेंगे, वो बहुसंख्यक लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई है पिछले 75 वर्षों से, उनके इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो 22 प्रदेशों में समर्थन मिलने का क्या मतलब है? क्या विपक्ष जो है वेंटिलेटर पर अपना इलाज करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ पा रहा है? अगर विपक्ष में दम होता तो हम 22 प्रदेश में नहीं होते। आज हम 22 प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस जैसी पार्टी, सपा जैसी पार्टियों का सोपड़ा ये डंगे की चोट पर कह रहे हैं कि साफ कर रहे हैं। अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और जनता के आशीर्वाद की वजह से ही अतुल भाई अभी 27 का जिक्र कर रहे हैं। 27 तो अभी 1 वर्ष का समय है, या तो 6 वर्ष में 6 महीने में बहुत कुछ बदलने वाले लोग हैं, महीने दर महीने बदलते हैं। एक समय हुआ करता था जो है बहुत समय लगता था, 5-5 साल लगता था। आज हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, देश की जीत पर करना चाहते हैं, प्रदेश की जीडी पर करना चाहते हैं, शिक्षा पर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पर करना चाहते हैं। आप लोग हमेशा समाजवादियों का मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में जो दुनिया की 5वें नंबर की आबादी है, दुनिया में 5वें नंबर का देश है, तरक्का था। आज मिसाल के तौर पर एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करके जो बालिकाएं उत्तर प्रदेश से बनने जा रहे, निकट में फाइनल होने जा रहे हैं। भागीदारी दे रहा है, आज 2024 में उत्तर प्रदेश दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। माननीय वस्तुओं से ज्यादा एमएसपी कर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश दे रहा है। आज वो गन्ना किसान जो दबा हुआ था, कुचला हुआ था, रुक जाइए आज अतुल यादव जी, दे रहा है। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, रुक जाइए सर। जिसकी हत्या हो जाती थी रात को, फ्री की बिजली जला रहा है। आज बदलता उत्तर प्रदेश, आज बदलता भारत है। विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आप जैसे क्राइम की बात नहीं कर रहे, आप जाति की बात कर रहे थे। जाति तो एक स्कूटर पर लिखवा देते, वो मैं कहना नहीं चाहता, जाति पर खुलकर नहीं बोलता हूं कभी। वो भानु प्रताप जी ने इशारा कर दिया कि एक चीज और बताऊं कि एक एसडीएम यूपीएससी की लिस्ट अगर आपको जिक्र कर दूं तो MY 2 चीज थी, तीसरा नाम तरस गए थे लोग। ऐसे होती है जातिवाद हमारे यहाँ। कहीं भी कभी माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रधानमंत्री दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज आप रुक जाइए। दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। भानु प्रताप जी से एक सवाल है यहाँ पे मेरा, रुक जाइए प्लीज, समय का भी थोड़ा ध्यान रखिए, समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है। बात कर रहे हैं, मेहमानों से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है अतुल यादव जी अपनी बारी में बोलिएगा। अतुल यादव जी भी रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, अपनी बारी में बोलिएगा। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, लेकिन एक बार पहले मुझे भानु प्रताप जी से सवाल ले लेने दीजिए। भानु जी, यूपी में जो धार्मिक मुद्दा एक बहुत चरम पर हम देखते हैं, सदन में भी हम देखते हैं, सड़क पर भी हम ये मुद्दा देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सरहद से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जिनका विकास हो रहा है, क्या वो चीजें राजनीतिक रूप से एक निर्णायक फैक्टर बन गया है उत्तर प्रदेश में? निश्चित तौर पे। मैं खुद एक ऐसे जिले से आता हूँ, मथुरा से आता हूँ, जो धार्मिक रूप से बहुत ही प्रमुख पूरे देश का, केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहां 2017 से पहले पूरे साल भर में 60-70 लाख से भी ज्यादा यात्री नहीं आता था, श्रद्धालु नहीं आता था, आज ये लिखित आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है और इंडिपेंडेंट जो कमिटीज है उनका आंकड़ा है। आज मथुरा वृंदावन में 9 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रतिवर्ष आ रहे हैं और ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, इसी वजह से तो हुआ। अब अतुल जी जो है दूसरे को सुनना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी का, इनके मुखिया की हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग तथ्यों पे ना जवाब देना चाहते हो। मेरी बात सुन लीजिए, ना तथ्यों पे बात करना चाहते हो, ना तथ्यों पे सुनना चाहते हो। यही समस्या है सर, विपक्ष की यही समस्या है। सदन में भी आपको जवाब नहीं सुनना होता है, यहाँ पर भी आपको जवाब नहीं सुनना है। जवाब आपको सुनना नहीं है, बात आपको करनी नहीं है। समाजवादी पार्टी सर ठीक है, हरा दीजिएगा 2027 में, लेकिन तब भी तो अपनी तैयारी तो दुरुस्त रखिए, फैक्ट पर तो बात करिए। सिर्फ बोल देने से नहीं हरा पाएंगे सर।
गुंडागर्दी सपा की सबने देखी है। साथ में सबसे बड़ा जमीन पे सबसे आपके बड़ी माफिया पार्टी है। सबने देखे हैं। आपको हम अभी हराने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, आप क्या बात करते हैं? समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। आप जवाब देते नहीं, माननीय योगी जी को आप जवाब देते माननीय नहीं। अतुल योगी जी आप जी पढ़े कहाँ लिखे जीते? अच्छे प्रवक्ता हो, हमने मुझे लगता है कि विपक्ष में जो ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम हराने जा रहे हैं, हमारी सरकार आने जा रही है, लेकिन इनको फैक्ट और फैक्चुअल पे बात नहीं करना है। कोर्ट में गए थे नहीं गए थे? हमने आईना अब दिखाया यादव और सिंह सेकंड को लाइन की जो पार्टी नोएडा का जिसके पे हजारों करोड़ रुपए का एक मेरे अतुल जी एक अरे मिनट मेरी भाई बात कोविड सुनिएगा। माफिया आप मेरे को एक बात का जवाब दो। कहाँ गए सजाती? आप माननीय योगी यादव जी के सिंह द्वारा सजातियों पे नोएडा का कार्रवाई जो करी चीफ गई, इंजीनियर था कभी नहीं जिसके करी ऊपर गई। हजारों कभी करोड़ का माननीय योगी भ्रष्टाचार जी का ने आरोप लगा हुआ था, सजातियों पे उसको कार्रवाई की बचाने के हिम्मत तक अखिलेश नहीं यादव जुटा कोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? आप बताइए। तब हिम्मत कहाँ चली जाती है? अखिलेश यादव कोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? अखिलेश यादव कोर्ट में खड़े हुए कहाँ चली जाती है? उसके अन्य माननीय कौन सी ने कहा दी कि जाती है? ठीक है, अतुल जी, आपके पास आ रहे हो। कार्रवाई करने की बात आती है। ये सब चीजें अतुल यादव जी, देखिए सर, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रही थी। अतुल यादव जी, एक मिनट सर, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप इसीलिए आज प्रदेश में माफिया को नकार दिया है। आज प्रदेश में माफिया को नकार दिया है। ठीक है सर, मैं आपके पास एक मिनट अतुल जी से क्लोजिंग कमेंट ले लूंगा। अतुल जी, अपना मुंह मोड़ती है। अतुल जी अब सुनेंगे सर, सवाल सुनेंगे। देखिए कॉन्फिडेंट रखना अच्छी जी, बात है जी, सर, बोलिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए ना। फैक्ट पर आपको बात नहीं करना है, डेटा पर आपको बात नहीं करना है, रिकॉर्ड्स पे आपको बात नहीं करना है। सिर्फ बोल देने से सर आप नहीं जीत जाएंगे, ये चीज समझिए कि हमारी सरकार आ रही है 27 में, बीजेपी जा रही है। सिर्फ ये हल्ला बचाने से सरकार नहीं आएगी सर, ग्राउंड पर भी देखना पड़ेगा ना कि संगठन कितना मजबूत है, पार्टी कितनी मजबूत है, ग्राउंड पर देखना होगा। या दलित समाज से आने वाले लोग हैं, उनके आगे एनएफएस नॉट फॉर सुटेबल की नीति किसने अपनाई? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो आई है। ये किसने हमारा हक खाया? हमें क्या आपने देखा होगा, ये सब उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। चलिए, उत्तर अब प्रदेश ठीक की है, अब रुक सरकार जाइए। में हो रहा है। दलितों पे अत्याचार की घटना सबसे ज्यादा आपके सरकार के कार्यकाल में आई थी। दलितों पे अत्याचार की घटनाएं सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में आई थी। अतुल जी क्या बातें कर रहे हो आप? डेटा उठा के ठीक है, अतुल यादव जी, मैं आऊंगा, रुक जाइए। हमेशा क्या हुआ कि आपने देखा होगा, ठीक है, सवाल मुझे ले लेने दीजिए, देवेंद्र जी से सवाल ले लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, जो जातियों के अंदर जो आपस में एक मिनट अब रुक जाइए अतुल यादव जी, अब रुकना होगा सर, अब रुकना होगा। नहीं कंटिन्यू नहीं मैं बोलने दूंगी सर, किसी एक मेहमान को मैं कंटिन्यू नहीं बोलने दूंगी, वैसे भी सर वक्त की कमी है। क्लोजिंग कमेंट मुझे देवेंद्र जी से ले लेने दीजिए। देवेंद्र जी, 2017 से पहले और अब के महिला अपराधों के आंकड़ों में भी फर्क है। एनसीआरबी की डेटा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 0 दंगे हुए हैं, धार्मिक उन्माद 0 हो गया है, लेकिन विपक्ष इन चीजों को नहीं मान रहा है। विपक्ष इसी ओवर कॉन्फिडेंट में है कि 27 में हम आ रहे हैं। देखिए अपूर्वा जी, धन्यवाद आपका। अच्छे एंकर का यही फायदा होता है। अब मेरे लिए बचता भी क्या है? अब मैं तो मौखिक बोल रहा हूं, उसी को स्वीकार नहीं करने, आप तो आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं और आंकड़ों के साथ बताते भी हैं। इसके लिए भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। हर डिबेट में आपका आंकड़ा होता है, आपके हाथ में होता है, सबसे अच्छी बात यह है। मैं सिर्फ अपने साथी का ध्यान, मैं अपने विपक्ष का ध्यान यही खींचना चाहता हूं कि अगर कुछ सीखना है और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार बनाने की कोई तमन्ना रखते हो किसी प्रदेश में, क्योंकि एक ही प्रदेश में आपका अस्तित्व है, तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। गुरु कोई भी बनाया जा सकता है। अच्छी से एकलव्य ने बिगर जो है गुरु धारण करिए द्रोणाचार्य जी को, उनकी मूर्ति रखकर जो है अपना बहुत कुछ सीख लिया था। तो कम से कम जो है मत मांगिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसने पूरे देश को दिशा दी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूरी दुनिया में चलता। भारत की बात छोड़िए, और आप जो उनके लिए शब्द यूज करते हो, उसका परिणाम होता है कि अगली बार उससे भी भयानक रिजल्ट आता है। जैसे आपने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बिहार में देखा, और अगला 27 से पहले देखोगे ना तो बंगाल देखने ना, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में खड़े होने की स्थिति में नहीं हो आप। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो आंकड़ा आपको मिले, जो आंकड़ा तथ्यात्मक हो, उसको स्वीकार कीजिए, और जो आपके पास एविडेंस हो उस पर बोलिए। ठीक है, देखिए वक्त की भी कमी है और वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत माफी के साथ सभी मेहमानों को मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। अतुल यादव जी, आपको भी, देवेंद्र प्रमुख जी और हमारे राजनीतिक विश्लेषक भानु प्रताप जी, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी के एन पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सदन में आज जिन 4 मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन चारों मुद्दों को हमने अपने चर्चा में भी रखा है, समझने की कोशिश भी की है, लेकिन विपक्ष का जो एक ओवर कॉन्फिडेंट चेहरा है, जो एक ओवर कॉन्फिडेंट नेचर है, वो थोड़ा समझ के परे हो जा रहा है।
ठीक है, 27 में हम आ रहे हैं ये कहना गलत नहीं है, लेकिन फैक्ट और फैक्चुअल पर बात भी विपक्ष नहीं कर रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरह से कहा कि धूल आईने पे थी और हम चेहरा ही साफ करते रह गए, ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी विपक्ष को लेकर भी एक संदेश है कि जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में वो विकास आपको देखने की जरूरत है, उस विकास के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करने की जरूरत है 27 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो फिलहाल आज की इस बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।